नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। इससे पहले कि आज के मुद्दे की बात करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। बात करेंगे महिला आरक्षण बिल की। बहुत चर्चा हो रही थी। इसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा, और विशेष सत्र जब से बुलाया गया और सरकार ने ये स्पष्ट नहीं किया था कि ये विशेष सत्र आखिर बुलाया क्यों जा रहा है। तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि इसमें ये भी मुद्दा आ सकता है, ये भी मुद्दा आ सकता है। कई मुद्दों की चर्चा हो रही थी, लेकिन कल नई संसद में सभी पहुंचे और वहां पर प्रधानमंत्री जी ने महिला आरक्षण बिल रखा। देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें, इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। जिसका नाम रखा नारी शक्ति बंधन अधिनियम। भारी भरकम नाम रख दिया, वाहवाही हो गई, तालियां बजने लगी कि कितना मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री जी ने चला। अब मीडिया तो है ही, प्रधानमंत्री जो करते हैं वो मास्टर स्ट्रोक ही होता है। और ये मास्टर स्ट्रोक आया तो सबको लगा कि महिलाओं की जो मांग थी कि उनको 33% आरक्षण मिले, क्योंकि देश की आधी आबादी जिसके साथ यह अन्याय था कि उसको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, ना लोकसभा में ना विधानसभाओं में। उसके लिए पहले भी कई बिल आए। 1996 देवगौड़ा की सरकार थी, तब एक बिल आया, बिल आते रहे और वो बिल पास नहीं हुए। लेकिन 2010 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे कांग्रेस की तरफ से, तो एक संविधान संशोधन बिल लाया गया। संविधान संशोधन बिल लाने के बाद वह 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में पारित हो गया। लेकिन राज्यसभा में पारित होने के बाद उसमें कई विरोध हुए, उसके कारण वह लोकसभा में पारित नहीं हो सका। एक लंबा अंतराल गुजर गया। लंबे अंतराल के बाद पूरे 27 साल गुजर गए। कल प्रधानमंत्री मोदी ने महिला रिजर्वेशन बिल पेश किया। अब बिल लाने के बाद जो एक पूरा उत्साह था उसको खत्म कर दिया। या ये कहें कि प्रधानमंत्री जो बिल लेकर के आए वो उसी तरीके से साबित हो गया जैसा कि उनके आम जुमले। महिला आरक्षण का बिल भी जुमला साबित हो गया, और जुमला साबित इसलिए हो गया कि उसमें कंडीशंस अभी 2024 में नहीं होगा। उसमें कहा कि पहले जनगणना होगी और जनगणना के बाद परिसीमन होगा, और परिसीमन के बाद फिर ये महिला आरक्षण बिल लागू होगा। 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन वो जनगणना नहीं हो पाई। हम 2023 में हैं। अब सुन रहे हैं 2027 या 28 में जनगणना होगी। वो भी होगी या नहीं होगी, या फिर जाकर के 2031 में वो जनगणना होगी, अभी उसका कोई पता नहीं है। तो भगवान ही जाने कि ये जनगणना होगी या नहीं भी होगी। जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक परिसीमन नहीं होगा, और जब तक परिसीमन नहीं होगा महिलाओं को
ये आरक्षण मिलेगा नहीं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं अगर 2027 या उसमें जनगणना होती है, उसके बाद परिसीमन भी होता है, तब भी ये 2029 से पहले महिलाओं को इस आरक्षण का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ये आरक्षण लागू नहीं होगा। जब यह आरक्षण ही लागू नहीं होगा तो फिर ये विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत पड़ी? विशेष सत्र कब बुलाया जाता है? विशेष सत्र तब बुलाया जाता है जब कोई विशेष बिल ऐसा लाया जाए जिसकी बहुत आवश्यकता हो, उसको पास कराना हो, तब विशेष सत्र बुलाया जाता है। विशेष सत्र तब बुलाया जाता है जब कोई देश पर कोई बड़ी आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, उसके लिए विपक्षी लोगों को साथ में बैठा करके उनसे मंत्रणा करके उस पर रणनीति बनाई जाती है, तब ये विशेष सत्र बुलाया जाता है। लेकिन इस सत्र को बुलाने का औचित्य क्या रहा जब ये महिला आरक्षण बिल अभी पास ही नहीं होगा, मतलब अभी लागू ही नहीं होगा। पहले जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन, परिसीमन के बाद ये तो लंबी बात हो गई। मतलब 2024 में जो चुनाव होगा उसमें कोई लाभ नहीं मिलेगा, अगले चुनाव की भी कोई गारंटी है नहीं। और जब अगले चुनाव की गारंटी नहीं है तो ये पासा फेंका क्यों गया? क्योंकि चुनाव नजदीक है और महिलाओं की आधी आबादी है देश में। इसके बाद सरकार ने सोचा कि ये जो गठबंधन बना है विपक्षी दल का इंडिया गठबंधन, वो इस समय हर जगह हावी हो रहा है। कर्नाटक में भी इन्होंने अपनी दुर्दशा देख ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, वहां पर भी इनकी हालत ठीक नहीं है। सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो इन्होंने सबसे पहले जो सिलेंडर 400 रुपए में, जब ये स्मृति ईरानी से लेकर पूरी भाजपा 400 रुपए जब सिलेंडर कांग्रेस सरकार में था गैस का, उसको सर पर रख करके सड़क पर प्रदर्शन करते थे, लेकिन वही सिलेंडर 1150 का हो गया तो ये इन लोगों की जुबान नहीं निकली। इसके बाद जब देखा कि दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और महिलाओं की भूमिका इस सरकार को बनाने में महत्वपूर्ण होगी, तो सबसे पहले सिलेंडर के कुछ दाम कम किए। इसके बाद उन्होंने कहा एक और मास्टर स्ट्रोक लगाया जाए, और मास्टर स्ट्रोक ये हुआ कि महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की जाए। महिलाओं के आरक्षण की बात हुई, लेकिन हुआ क्या? खोदा पहाड़ और निकली चुईया। इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद, जितना मीडिया में उसका है, पूरा मीडिया में हेडलाइंस बना दी। हेडलाइंस बनाने में मोदी जी माहिर हैं। सुप्रिया श्रीनेत को आप सुने। दलगत राजनीति से ऊपर होती हैं और महिलाओं का सशक्तिकरण और भागीदारी मुझे लगा था उसमें से एक है। मैं आज इस देश की एक महिला होने के नाते बोलना चाहती हूं, एक वो महिला जो नौकरी करती थी और फिर लगा कि सार्वजनिक जीवन में बदलाव का सबसे सशक्त माध्यम है राजनीति से जुड़ जाना। ऐसा इस देश की बहुत सारी महिलाओं को लगता है। एक आधी आबादी है जिसको यह लगता है कि उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो जब मोदी सरकार ने विमेंस रिजर्वेशन बिल की, महिला आरक्षण की बात की, तो हम प्रफुल्लित हो उठे। हमें लगा चलो जो काम हमने शुरू किया था, जिसकी ओरिजिनल शिल्पकार यूपीए की सरकार श्रीमती सोनिया गांधी थी, हमने राज्यसभा में बिल पारित कराया था, अब वो क्रियान्वित होगा। लेकिन अब पता चला कि मोदी जी की नीति और नियत दोनों में खोट है। आज भी महिला आरक्षण पर किंतु, परंतु, अपितु से पूरा बिल भरा पड़ा है। आज भी यह जुमला इसलिए दिया गया क्योंकि अपनी आगामी हार साफ दिख रही है और मोदी जी के स्कोर कार्ड पर नील बटा सन्नाटा है। तो महिलाओं को एक जुमला दे दिया गया महिला आरक्षण का, लेकिन असलियत इस बिल में साफ हो गई, क्योंकि यह बिल साफ तौर से कहता है कि महिला आरक्षण तभी होगा जब पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण क्रियान्वित होगा। मतलब 2029 से पहले महिला आरक्षण संभव ही नहीं है। जिन लोगों को लग रहा था कि 2024 में 10 साल सत्ता चलाने के बाद मोदी जी एक काम तो अच्छा कर जाएंगे, उनको भी ठग लिया मोदी जी ने। आज इस देश की महिलाएं अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं। कांग्रेस की सुप्रिया सुनीत के बाद आम आदमी पार्टी की शिक्षा मंत्री भी आई, उन्होंने अपना बयान दिया। तो जब हम इस बिल के प्रावधान को पढ़ते हैं तो यह समझ में आ जाता है कि 2024 के चुनाव से पहले देश की महिलाओं को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर मोदी जी की नियत होती कि उन्हें महिलाओं को वास्तविक तौर पे आरक्षण देना है तो वो 2024 के चुनाव में दे देते। क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि पहले हम जनगणना का इंतजार करेंगे, फिर हम डिलिमिटेशन का इंतजार करेंगे, उसके बाद हम महिलाओं को आरक्षण देंगे? वो आज जितनी सीटें हैं, जो अभी 543 सीट्स हैं, उसमें 1/3 आरक्षण क्यों नहीं दे सकते हैं? यह सिर्फ और सिर्फ तरीका है महिलाओं को बेवकूफ बनाने का। इसलिए इस बिल का नाम होना चाहिए महिला बेवकूफ बनाओ बिल। आखिर जब ये
नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसको जब मोदी जी लाए तो फिर क्या इसलिए लाए थे कि ये 2029 में पास होगा, जाकर 2029 में लागू होगा या फिर 2031 में लागू होगा? हर घोषणा ऐसी क्यों जिसमें 100 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, लेकिन उसका लाभ तत्कालिक लेना चाहिए। तात्कालिक लाभ लेने के लिए सारी प्रक्रिया है, ये सबको समझ में आ गई है कि जो इनका मास्टर स्ट्रोक होता है, क्योंकि बहुत सारे उसी तरीके से जुमला साबित हो गया जिस तरीके से 15 लाख खाते में आने थे, 15 लाख खाते में नहीं आए। इसके बाद जो एक और जुमला था कि काला धन वापस आएगा, काला धन वापस आया नहीं, उल्टा विदेशों में बढ़ गया। जुमला ये किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, वो भी नहीं हुआ। 2 करोड़ नौकरी देने की बात, वो भी जुमला साबित हुआ। जो सांसदों ने इनके जो सांसद थे बीजेपी के, उन्होंने जो गोद गांव लिए थे उनकी हालत क्या है वो भी आपसे छुपी नहीं है। स्मार्ट सिटीज की हालत आपसे छुपी नहीं है। तो ये तमाम, और 2022 तक घर देने का वादा किया था जिन पर घर नहीं है, घर में नल, नल में जल, उसमें गैस, सब कुछ ये वादे सब झूठे साबित हुए। डिम्पल यादव है समाजवादी पार्टी की सांसद, उन्होंने इस महिला आरक्षण पर अपना विचार रखा। डिम्पल जी, आज ऐतिहासिक दिन है, नए संसद भवन में प्रवेश हुआ है और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल भी आया है। मैं महिला हूँ और मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि जो आखिरी पंक्ति में खड़ी हुई महिला है उसको भी उसका हक मिलना चाहिए। हम चाहते हैं इसमें ओबीसी महिलाओं को भी उसका आरक्षण मिले। और इसी के साथ सरकार ये 9 साल पूरे होने के बाद ये बिल लाई है, तो सरकार की जो मंशा है, क्योंकि ये बिल 2024 इलेक्शन में लागू नहीं हो पाएगा और आने वाले स्टेट इलेक्शंस जो 5 राज्यों में इलेक्शंस होने वाले हैं, ये बिल उसमें भी लागू नहीं हो पाएगा। तो ये सरकार एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहती है और सरकार की मंशा सही नहीं है। महिला आरक्षण बिल के लिए कांग्रेस ने तमाम प्रयास किए। उसके बाद उस टाइम आरोप लगा कि जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने इसका विरोध किया, आरजेडी ने विरोध किया। उनका महिला आरक्षण पर विरोध नहीं था, जो ये भ्रमित करने का काम करते, उनका जो विरोध था उनका था कि जो महिलाएं पिछड़ी हैं, ओबीसी महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, उन महिलाओं को उस रिजर्वेशन में से रिजर्वेशन मिले। क्योंकि 33% जो आरक्षण होगा, जो महिलाएं संभ्रांत होंगी, पैसे वाली होंगी, वह आगे बढ़ जाएंगी, लेकिन उस महिला आरक्षण का लाभ उन महिलाओं को नहीं मिल सकेगा जो महिलाएं किसी भी तरीके से ओबीसी हैं, पिछड़ी हैं या ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती हैं, उनको उसका लाभ नहीं मिलेगा। उसी की मांग उन्होंने की थी। और लेकिन बीजेपी ने उसको दूसरी तरीके से भ्रमित करने का काम किया कि सपा तो इसका विरोध करती है, सपा ने इसका विरोध नहीं किया। वहीं आप देखें, एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, वो है योगी आदित्यनाथ जी का। जब वो गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे, तब उन्होंने महिला आरक्षण पर क्या कहा, आप भी सुन लीजिए, उससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि बीजेपी की राय महिला आरक्षण पर क्या थी। में विधेयक आया है, इस संसद के 99% सदस्य इसके विरोध में हैं। केवल 1-2 लोग इधर, 1-2 लोग उधर केवल जबरदस्ती करने का प्रयास करेंगे, तो मुझे लगता है उसके परिणाम लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं होंगे और मुझे लगता है कि किसी के हित में नहीं होंगे। जिस तरीके से बीजेपी ने बढ़ चढ़ करके व्हिप जारी किया, कांग्रेस से पहले एक तो मुद्दा बनाया कि अटल जी आडवाणी जी का सपना था, इसलिए इसको हम इसको पास कराएंगे। अगर यही हालात लोकसभा के अंदर आते हैं और पार्टी व्हिप जारी करती है महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में, तो आपका रुख क्या होगा? हमने कह दिया ना कि हम लोग पार्टी में पहले इस पर चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं। एक दूसरा ये कि इस पर आम सहमति बननी चाहिए। आप क्यों कांग्रेस के पाप को अपने सिर पे लेना चाहते हैं? पार्टी के अंदर इस बात को रखना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप बीजेपी के ट्वीट देखना चाहते हैं ना, तो आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय। 2014 के इनके अगर आप ट्वीट देखेंगे तो महिला आरक्षण के कितने पक्ष में बीजेपी थी, उसका चेहरा आईना से वो सब साफ हो जाएगा, कि दिख जाएगा कि बीजेपी कितने पक्ष में है, इस महिला आरक्षण के कितने पक्ष में थी। जो अभी इस तरीके की बात कर रही है, इनके एक मंत्री हैं जिनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने एक ट्वीट डाला कि देखिए किसी ने नैतिक साहस इतना नहीं कर पाया महिला रिजर्वेशन बिल्कुल लाने का, लेकिन मोदी जी ने किया। फिर पता नहीं क्या हुआ, उनको डांट पड़ी या जो भी हुआ वो डिलीट कर दिया गया। बात वही कहने कि देश की आधी आबादी के साथ आखिर बीजेपी ने ये छलावा क्यों किया, ये चुनावी झुंझुना क्यों थमाया गया। जब ये बिल लाया गया तो सबने आशा की थी कि अगर महिला आरक्षण बिल आ रहा है तो महिलाओं को इससे लाभ मिल जाएगा, और जो 2024 का चुनाव होगा उसमें महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार ने दांव पेंच चला। सरकार वोट लेना चाहती है लेकिन महिला आरक्षण नहीं करना चाहती है, क्योंकि कई सीटों पर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, इस कारण से उसका बचाव कर दिया गया। महिलाओं के साथ
जो सब जवाब दिखाए थे बीजेपी ने, उसके साथ वो धोखा हुआ। धोखा इसलिए हुआ कि यह बिल जब अभी लागू ही नहीं होगा तो फिर इस बिल का फायदा क्या रहा, विशेष सत्र बुलाने का फायदा क्या रहा। पहले जनगणना होगी, इसके बाद परिसीमन, फिर ये लागू होगा। और जहां तक बात है कि महिलाओं के सम्मान की, बीजेपी के बहुत सारे नेता, बहुत लोग ये कह रहे थे कि नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए हम ये काम कर रहे हैं। ये दावा तो खोखला हो गया। और उनके अगर उनके बयान सुने तो बयान में आपको याद होगा कि नारी सशक्तिकरण की कितनी चिंता बीजेपी को है, वो बृजभूषण शरण सिंह के कृत्य से आपको समझ में आ सकता है। देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा करने वाली, तिरंगा फहराने वाली, मेडल वहां से कुश्ती में लाने वाली महिला पहलवानों के साथ जब यौन उत्पीड़न हुआ, उन्होंने शिकायत की, जंतर मंतर पर वो महीनों बैठी रही, पुलिस ने उनके साथ अभद्रता भी की, वहां से उनको हटाया भी गया, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह का कुछ नहीं हुआ। थक हार के वो महिलाएं भी बैठ गईं, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह का कुछ नहीं हुआ। चिन्मयानंद भी इसके उदाहरण हैं, कुलदीप सेंगर भी इसके उदाहरण हैं। और प्रधानमंत्री जी जब बंगाल में जाते हैं तो दीदी ओ दीदी बोलते हैं। कभी वो रेणुका चौधरी को सूप नखा की संज्ञा देते हैं उनके हंसने पर लोकसभा में। कभी वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं, कभी कांग्रेस की विधवा बोलते हैं, कभी जर्सी गाय बोलते हैं। तो महिला सशक्तिकरण के नाम पर ये कैसी भाषा। और होड़ इस बात की कि वो महिला सशक्तिकरण में सबसे आगे हैं, महिलाओं का सम्मान करने में वो सबसे आगे हैं। तो ये चीज़ें आपने देखी होंगी कि किस तरीके से इनकी भाषा रही महिलाओं के लिए, कितना इन्होंने सम्मान किया। इसके बाद जो अभी नई संसद में नया जुमला दिया प्रधानमंत्री जी ने, वह भी सबको हतप्रभ करने वाला है कि विशेष सत्र बुला करके महिलाओं को फिर धोखा दे दिया गया कि अभी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसके लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे पहले हुआ, 27 साल तक इंतजार हुआ, उनको ये हक मिलना चाहिए था जिसकी वो हकदार हैं, क्योंकि आधी आबादी है। और जब तक आधी आबादी का भी प्रतिनिधित्व उस लोकसभा में या विधानसभा में नहीं होगा, तब तक आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने न्यायपूर्ण काम किया है। क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में देखा जाए तो 14% और 10% सिर्फ महिलाएं वहां पर हैं, इतनी कम महिलाएं। तो अगर ये महिला रिजर्वेशन उनको अभी मिल जाता तो इसका लाभ मिलता। देखते हैं आगे क्या होता है। सरकार क्या इसी तरीके से और भी जैसे पहले जुमले फेंकती रही, ये भी उनका जुमला साबित हुआ। आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।